सब स्पेसेस बेसिक एंड डायमेंशंस, ठीक है ना, सब स्पेसेस की बात कर रहा हूं। सब स्पेसेस सर ये कहां से आ गए? फाइनली रैंक से गुजरते हुए फाइनली सबसे पहले मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद डिटरमिनेंट और रैंक से गुजरते हुए हम लोग आ चुके हैं सब स्पेसेस के ऊपर, यानी कि वेक्टर्स के ऊपर, है ना। कौन कौन से आपके वेक्टर्स बन रहे हैं, कैसे कैसे आपके वेक्टर बनते हैं, कौन से वेक्टर, रो वेक्टर है, कॉलम वेक्टर। कई बच्चों को नाम देख के घबराहट हो जाती है ना, सर ये क्या है, सर ये वेक्टर जो हमने कैलकुलस में पढ़ा था सर, ठीक है, अलग से पढ़ा सर, ये इसमें कहां से आ गया सर वेक्टर। अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई और वेक्टर नहीं है, देखो जरा कौन सा वेक्टर है, बता देता हूं आपको आंसर, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि इन अ ऑर्डर्ड सेट ए बी, कोई ऑर्डर्ड सेट आपके पास ए बी है ना, पोजीशन ऑफ ए एंड बी आर फिक्स्ड एंड हेंस ए बी कांट इक्वल टू बी ए। एक किसी सब स्पेस की बात कर रहा है, कोई एक स्पेस होगा उसकी बात कर रहा है, सिंपल सा। और ऑर्डर एंड ट्यूपल दैट इज x इज इक्वल टू, क्या ये x1 x2 x3 अप टू xn, इसका ट्रांसपोज रिप्रेजेंट अ वेक्टर x। अच्छा सर क्या कहना चाह रहे हो? अरे वो कुछ नहीं कहना चाह रहा है भैया, वो ये कहना चाह रहा है कि आप जो अभी तक मैट्रिक्स बनाते आए थे ना, वो एक्चुअली में वेक्टर्स का मिश्रण था। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, जरा समझा दीजिए, समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल सी मैट्रिक्स बनाई, लो अभी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 7, ठीक है ना, $@ एंड ऑफ कोर्स h, इस तरीके से आपने कोई एक मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स बना ली। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, इस मैट्रिक्स में क्या है, ये मैट्रिक्स आप सब कह रहे हो कि क्या है सर ये मैट्रिक्स, ये मैं अगर ये बोल दूं कि मैट्रिक्स जो है वेक्टर से मिलकर बनी है तो मानोगे? एक्चुअली में वही चीज है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है ये? अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो मैंने आपको बताया किससे मिलकर बनी है, कॉलम से मिलकर बनी है ना, ये मैट्रिक्स कॉलम से मिलकर बनी है। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ जी, ये मैट्रिक्स अगर कॉलम से मिलकर बनी है ऐसा बोल दूं तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया। तो बेटा ये जो कॉलम होते हैं ना, ये जो कॉलम 1 है या फिर ये जो कॉलम 2 है या फिर ये जो कॉलम 3 है, यही कहलाते हैं आपके क्या, यही कहलाते हैं आपके क्या, यही कहला जाते हैं आपके कॉलम वेक्टर्स। ओके, सो ये होते हैं आपके क्या, कॉलम वेक्टर। यानी कि क्या है ये? कुछ नहीं, ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ये होता है आपके क्या, कॉलम वेक्टर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बहुत बढ़िया। क्या सर सिर्फ यही वेक्टर होते हैं? नहीं बेटा, नहीं बेटा, देखो सर, क्या सिर्फ ये कॉलम से मिलकर बना है? अगर मैं ये बोलूं कि नहीं भाई कॉलम से नहीं, ये तो इस रो से और इस वाली रो से मिलकर बना है, 3 रो से मिलकर बना है, तब भी कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, ये जो ब्लू वाला मैंने रो से बनाया है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी किसी को? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ठीक है। तो 3 रो से मिलकर बना है, 3 रो से मिलकर बना है आपका ये मैट्रिक्स। तो जो 3 रो है, यही 3 रो आपकी क्या कहलाती है? यही 3 रो आपकी कहलाती है, यही 3 रो आपकी कहलाती है क्या? ऑब्वियसली रो वेक्टर्स। दिस इज योर नथिंग एल्स बट रो वेक्टर। अच्छा सर, तो ये कहानी थी, ये नाम ले लेके नाम रख के डराते थे हमें, और चीजें तो कुछ नहीं है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या बात है सर, कुछ नहीं है ये तो हम लगातार पढ़ते हैं सर, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3 लगातार पढ़ते हैं सर। इसी को क्या बोले जा रहा है? वो इसी को बोले जा रहा है वो वेक्टर, और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो वेक्टर की तरह बात कर रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है वहां पे? अ ऑर्डर एंड ट्यूपल दैट इज x इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn का ट्रांसपोज रिप्रेजेंट द वेक्टर x। यानी कि कोई वेक्टर x है, यानी कि इसका ट्रांसपोज, यानी कि जैसे कि कॉलम वेक्टर x, ये बात कर रहे हैं कॉलम वेक्टर x की, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने आपके पास कुछ इस तरीके से लिख दिया कि भाई ये 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है, और मैंने क्या कह दिया, इसका ट्रांसपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर ये x1 x2 x3 x4 x5 अप टू xn मान लो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि इस पर्टिकुलर वेक्टर से कोई मैट्रिक्स बनी होगी, यानी कि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A सपोज है, तो उसके अंदर ये वेक्टर प्रेजेंट होगा, और इसका ट्रांसपोज लगाया मैंने, यानी ये वेक्टर कैसे प्रेजेंट होगा? कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ट्रांसपोज लगाया मैंने। अब बाकी यहां पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये वेक्टर प्रेजेंट होगा, लेकिन ये वेक्टर प्रेजेंट होगा लाइक दिस, ठीक है।
सो इट इज अ वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज कर दिया लाइक दिस। हाँ जी, क्या कुछ बहुत बड़ी बात थी क्या इसमें? कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर, सिंपली वेक्टर, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे क्या, कॉलम वेक्टर। यहाँ पे आपका रो वेक्टर है, रो वेक्टर का ट्रांसपोज लाइक दिस इस तरीके से हो रहा है। तो रो और कॉलम वेक्टर, ठीक है, कोई अलग अलग बातें नहीं है, समझ रहे हो ना यार। देखो अगर ये पूरा पूरा मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर से भी आप बता सकते हो सिर्फ, और सिर्फ रो वेक्टर से भी बता सकते हो, दोनों से बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक से बता दो काम चल जाएगा, किसी भी एक से बता दो काम चल जाएगा, चाहे तो रो वेक्टर से बता दो चाहे तो कॉलम वेक्टर से बता दो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, चाहे तो रो वेक्टर से बता दो चाहे तो कॉलम वेक्टर से बता दो, कोई भी परेशानी वाली बात, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, कोई भी पंगा नहीं है इसमें, बहुत ही बढ़िया। तो ये रो वेक्टर हो गया, ये आपका हो गया कॉलम वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो ये वेक्टर की तो बेसिक डेफिनेशन समझ में आई आपको, आगे चल सकते हैं अपन? यस सर, आगे चल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर। फाइनली वो वेक्टर के बारे में बताया। तो डेफिनेशन क्या है? an ordered n tuple of numbers is called n vector. The n numbers which are called components of the n vector may be written in a horizontal, जो भी लिख के दिखाया था मैंने ना, जैसे वेक्टर x था अभी भी लिखा हुआ था ना, x1 x2 x3 है ना, up to xn may be written हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है ना। जैसे मैंने वहां पे लिख के बताया था आपको, एक वेक्टर बना के बताया था मैंने आपको ना, एक्स क्या वाला क्या बना के बताया था, 1 2 3 4 5, ठीक है, लाइक दिस। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है रिटन इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से पड़ा हुआ, यानी कि ये सिंपल, ये होता ना हॉरिजॉन्टल, ये होता ना हॉरिजॉन्टल, क्लियर। वर्टिकल होता है ये खंबा, हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से, रो वाला। तो किस तरीके से लिखा हो सकता है? हॉरिजॉन्टल लिखा हो सकता है और इन अ वर्टिकल लाइन, कोई दिक्कत नहीं है सर, चाहे तो वर्टिकल लिख लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वो हो जाएगा आपका क्या, कॉलम वेक्टर, ये होता है आपका रो वेक्टर, ठीक है। एंड दस अ वेक्टर विल अपीयर आइदर एज अ रो और अ कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आई बात या नहीं आई? यानी कि अगर आप किसी एक मैट्रिक्स के अंदर बात कर रहे हैं, आप अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर बात कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, सपोज दैट ये रहेगा एलिमेंट 1 2 3 4 5 7 लाइक दिस है, डॉलर हैशटैग एट द रेट, इस तरीके से आपके कुछ 9 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर इनको रिप्रेजेंट करना है तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स दिखाओ या जरूरी नहीं है सिर्फ रो मैट्रिक्स दिखाओ, आप मतलब कि चाहे तो रो दिखाओ चाहे कॉलम दिखाओ, एक ही मैट्रिक्स दिखाओगे एक ही से, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ये जो है, ये मैट्रिक्स जो है, ये सेट है रो वेक्टर्स का। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से, ये सेट है रो वेक्टर्स का, ये रहा, ये है वेक्टर 1, ये है वेक्टर 2, ये है वेक्टर 3, ये सेट है रो वेक्टर्स का। समझ में आई बात या नहीं है? ये सेट है रो वेक्टर, तो वही वो कह रहा है, अपीयर आइदर एज अ रो और अ कॉलम। या फिर क्या कर सकते हो उसके साथ कहानी, या फिर इसके साथ कहानी क्या कर सकते हो, उसका सिंपल एक सिंपल सी कहानी इसके साथ कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? वो कहानी इस तरीके से हो सकती है कि आप इसको, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि भाई मैं नहीं दिखाना चाहता इसको कि ये रो है, मैं इसको कॉलम में दिखाना चाहता हूं, तो आप इसको कॉलम में भी दिखा सकते हो। किस तरीके से? ये रहा। तो ये आपका मैट्रिक्स एक्चुअली में तीन अलग अलग 1 2 3 तीन अलग अलग कॉलम वेक्टर्स का मिश्रण है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो अपीयर आइदर एज अ रो और अ कॉलम मैट्रिक्स। बात खत्म, बात समझ में आई या नहीं? तो यानी कि ये आपका वेक्टर जो है ये किसमें है? रो मैट्रिक्स की फॉर्म में, और अगर मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स दूसरे वाला कोई बने तो ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी शो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्लियर? सो अ वेक्टर whose components belongs to a field f is said to be over f. A vector over the field of a real numbers is called a real vector, and that over the complex field is called a complex vector. फील्ड की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना, फील्ड वगैरह की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। कहना क्या चाह रहा है वो कि भाई कॉम्प्लेक्स और रियल वेक्टर अलग अलग होते हैं। आपको किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो आपकी मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी मैट्रिक्स किस टाइप की है, क्या आपका जो वेक्टर बनने वाला है कैसा बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स बनने वाला है या रियल बनने वाला है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के ऊपर वो चीजें डिपेंड करेंगी, फील्ड होता है वेक्टर के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर वो चीजें डिपेंड करेंगी। होपफुली आर गेटिंग दिस, होपफुली इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज को क्या कह रहा है यहाँ पे जरा देखिए, व्हाट इज सेइंग? He's saying the n vector space, ये स्पेस है, ठीक है। The n vector space क्या होता है? The set of all n vectors
अब भाई सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स है, या तो रो वेक्टर से मिलकर, या तो रो वेक्टर से मिलकर बनी या कॉलम वेक्टर से मिलकर बनी, तो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा पूरा का पूरा, है ना। अगर आपकी ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कितने वेक्टर होंगे उसमें, n वेक्टर होंगे। 3 क्रॉस के मतलब 3 वेक्टर्स तो होंगे पक्का, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल n वेक्टर्स ओवर फील्ड f, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है वो, टू बी डिनोटेड एज VNF and is called the n vector space over f, ठीक है। इसकी कोई बड़ी बात नहीं, the elements of the field f will be known as the scalar relativity to the vector space, ठीक है। ये इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात समझने की जरूरत है कि भाई फील्ड का मतलब यहाँ पे आपके लिए वो क्या यूज कर रहा है, खाली मैट्रिक्स की बात यूज कर रहा है और उसके अलावा वो कोई फॉर्म यहाँ पे यूज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सिंपल, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है ना। अगर कोई चीज आपके लिए बढ़िया से इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस linearly dependent and linearly independent set of vectors। अच्छा सर, तो बेसिकली सीन क्या है कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं ऑफ कोर्स किस तरह से होंगे, कॉलम की फॉर्म में होंगे या रो की फॉर्म में होंगे। अब वो आपस में कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन ऑफ यू, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको एक बार, ठीक है। भाई लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स किस तरीके से देखते हो आप, वेक्टर्स यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो, मैट्रिसेस, ठीक है ना। उसने लिख भी दिया है यहाँ पे, वो कुछ और नहीं कहना चाह रहा है, वेक्टर्स की बात कर रहा है यानी कि मैट्रिसेस की बात कर रहा है वो, और कुछ नहीं कह रहा है। क्या x1 x2 x3 x4 up to xn आर सेड टू बी डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट कहलाते हैं, कब कहलाते हैं, इफ दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इफ ऑल द वेक्टर्स, यानी कि सारे वेक्टर किसी मैट्रिक्स में कौन कौन से हो सकते हैं, रो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कॉलम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रो और कॉलम वेक्टर्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, सबके सब क्या होने चाहिए, पहली चीज तो सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है ना। अगर उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो फिर तो इस बात को कहना कि यार वो क्या है सर, वो तो सर ऐसे हैं, वो तो सर वैसे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। कहने का मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब ही नहीं बनता। डिपेंडेंट ही तभी कहलाएंगे जब कम से कम वो सेम ऑर्डर के हों। दूसरा, n स्केलर्स लैम्डा 1 लैम्डा 2, यहां पे ये लैम्डा 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये उल्टा हो गया, ठीक है ना। ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n नॉट ऑल जीरो एग्जिस्ट सच दैट लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 लैम्डा n xn लाइक दिस, लैम्डा n xn is equal to 0, otherwise they are linearly independent। कहने का मतलब कि भाई क्या है कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे स्केलर आपको मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n। स्केलर मतलब ये कुछ 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर जाएं, जीरो नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, नॉट ऑल जीरो, ओके। जीरो, क्योंकि जीरो तो हर एक को बराबर कर ही देगा ना, जीरो कहीं पे मल्टीप्लाई करा दोगे वो तो सब जीरो कर देगा, तो जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नंबर एग्जिस्ट करें जीरो के अलावा कि जिसमें आप अगर मल्टीप्लाई कराएं और उसको जोड़ दें तो फिर वो एक्चुअली में आपको रिजल्ट क्या दे दे, जीरो दे दे, ठीक है ना। लैम्डा x1 इस तरीके से हो कि लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस लैम्डा 3 x3 लाइक दिस, यहां पे प्लस आएगा, ठीक है ना, ओके। सो लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 इस तरीके से कुछ मिले, यानी कि यार सिंपल सी बात है, देखो जरा वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मान लो आपके पास x1 कोई एक वेक्टर है, ठीक है ना, x1 कोई एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है x2, तीसरा वेक्टर है x3, ठीक है ना। अब ये वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, चाहे रो वेक्टर है चाहे कॉलम वेक्टर है, आपकी सुविधा के लिए मैं इनको मान लेता हूँ रो वेक्टर, ठीक है ना। रो वेक्टर मालूम जाएंगे, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा x1 x2 x3 तो क्या बना देगा, ये मैट्रिक्स बना देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ सर देखो जरा क्या सिंपल इस तरीके से 1 2 3 और क्या ये 4 5 7 लाइक दिस, ठीक है ना, एंड 8 9 लाइक दिस 1, ठीक है। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात में करूं तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा सर, x1 हो जाएगा, ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा सर, x2 हो जाएगा, ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा सर, x3 हो जाएगा। तो ये तीन क्या है सर, वेक्टर है, ये तीन क्या है सर, ये वेक्टर है, ये तीन वेक्टर्स यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और सर ये जो तीनों के तीनों वेक्टर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, अगर इन तीनों वेक्टर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊं कि ये मैं खाली एग्जांपल, इट इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये जरूरी नहीं कि ये तीनों के तीनों आपके इस तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है ना। बट ऑफ कोर्स द कंडीशन इज कि अगर ये तीनों के तीनों वेक्टर x1 x2 x3 इस तरीके से मिले कि मैं इनके अंदर कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा पाऊं, कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा पाऊं और आपस में
इनका समेशन 0 आ जाए, आपस में इनका समेशन 0 सबका नहीं किसी दो का भी आ जाए, तो फिर वो क्या कहलाता है, हमारे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। यानी कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लूं, ठीक है, तो जरा देखो, जरा मैं इसी के अंदर अगर एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर आपके लिए बनाना चाहूं तो क्या मैं बना सकता हूं? जरा चेक करें, बना सकते हैं या नहीं बना सकते? यस, लेट मी शो यू कि इसको बना सकते हैं या नहीं बनाया जा सकता है। यस, लेट मी शो यू। देखिए जरा, ओके, लेट्स सपोज मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना रहा हूँ आपका दूसरे तरीके से, ठीक है ना। जरा देखिएगा जरा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या 9, ठीक है। तो अब मैं क्या कर पा रहा हूँ, देखो जरा, अब मेरे पास अगर मैं एक कोई लैम्डा लूं यानी कोई एक स्केलर लूं अलग से, और मैंने स्केलर लिया अपना क्या -3, स्केलर लिया मैंने -3, क्या लिया मैंने -3, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये जो लैम्डा 3 आपको लैम्डा है नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने लिया -3, और -3 लेके मैंने क्या करा, मैंने कहा सर मैं ये कर रहा हूं कि भाई मैंने x1 ऑफ कोर्स सेम ऑर्डर का है ना, ये सेम ऑर्डर का, ये सेम ऑर्डर का, मैंने क्या कहा, मैं ये कर रहा हूं भाई x1 एंड प्लस के लैम्डा x3 कर रहा हूं मैं। जरा देखिए क्या है, x1 प्लस के लैम्डा x3 करके देखें। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, x1 का मतलब कितना यार, 1 2 3 उसके अंदर ऑफ कोर्स, सो x1 ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस के 3x3 में करना चाह रहा हूं। अब जरा देखें क्या है, करना जरा, तो x1 में जरा माइनस करना 3x3, अच्छा रुको एक सेकंड, x1 प्लस के लैम्डा x3, ओके, x3 प्लस के लैम्डा x1 कर लो, ठीक है, ओके, है ना, यार छोटा सा एरर आ गया, इसको x3 प्लस के लैम्डा x1 कर लो, ठीक है ना, बढ़िया, अब सही है, अब परफेक्टली फाइन है। इसको x3 प्लस के लैम्डा x1 इस तरीके से कर लो, ठीक है। तो x3 माइनस के 3x1 इस तरीके से हो जाएगा, तो x3 है माइनस के 3x1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, तो 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 3 0, कितना आ गया, 0 आ गया। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जो कि यहां मैंने आपको बना के दिखाई है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं आपके, सेट टू बी डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट कहलाते हैं आपके, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। दूसरी फॉर्म में अगर मैं कहूं तो एक चीज यहां से देखने को मिल जाती है साफ साफ, यहां पे जरा एक चीज देखो, बड़ी खूबसूरत है वो चीज, अगर उसको यहां पे एनालाइज कर पाए होंगे तो जरा इस चीज की तरफ ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना। अगर एनालाइज कर पाए तो जरा इस चीज की तरफ ध्यान दो कि यहां से सर मैं एक चीज निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं सर, आई कैन से दैट x3 और ये लैम्डा था आपके पास क्या, ऑफ कोर्स माइनस का, तो ऑफ कोर्स इधर जाकर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू 3x1, दिस इज द पॉइंट, दिस इज समथिंग सो मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, x3 इज इक्वल टू 3x1। यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर वो होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंसी वो होती है जहां पे किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में शो किया जा सकता है ना। x3 बराबर है 3x1 के, बस किसी एक स्केलर की हेल्प से, बात खत्म, बस किसी एक स्केलर की हेल्प से। क्या ये चीज यहां पे आके रुक जाएगी? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट इसके आगे भी एक चीज है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दो को कर सकते हो रिलेट, तीनों को भी रिलेट कर सकते हो। तो यहां पे हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर, यहां पे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स अगर मैं एग्जांपल लूं तो x1 एंड x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो x1 एंड x3 आर डिपेंडेंट, कैसे, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है ना। इस वाले केस में सिर्फ x1 और x3 है, x2 का इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस केस में x2 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब क्या मैं हटा दूं इसे, ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसके लिए दिया है, ठीक है ना, x1 और x3 के लिए दिया है, और वो चीज इस तरीके से आपकी प्रूफ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं यहां से, आगे चलेगा फिर इसका क्या बताऊंगा, ठीक है। चलो ये देखो जरा क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से कहता है वो भाई, वो कुछ इस तरीके से कह रहा है, कहने का मतलब
कि जब भी आप एक वेक्टर को एक से ज्यादा वेक्टर्स की फॉर्म में, एक या कम से कम एक वेक्टर की फॉर्म में आप शो कर पाए, यानी कि अगर आपके पास x1 x2 x3 आपके पास वेक्टर है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंसी कब होगी, जब आप किसी भी एक वेक्टर को कोई से बिठा दो, सपोज दैट x2, किसी भी एक वेक्टर को बाकी के दो वेक्टर्स के साथ कोई दूसरे फैक्टर्स के साथ लिख के आप अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हो इस फॉर्म में, अब चाहे ये प्लस माइनस कुछ भी हो, चाहे ये प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, देन वी कैन से दैट ऑफ कोर्स x2 x1 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। समझ लो, तब हम कहेंगे कि x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नहीं तो उसके अलावा अगर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अरे बात समझ में आई नहीं? सिंपल सी बात, वो बहुत पते की बात, और बहुत पते की बात, समझ में आई नहीं? तो यानी कि ये क्या शो करता है आपका, ये शो करता है आपका कि भैया लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं। और एक्चुअली में इस चीज को बताने वाली क्या चीज है अभी बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी बताऊंगा, ठीक है। होपफुली ये लीनियरली डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर समझ में आएगा। ये तो आपका डिपेंडेंस वाला केस बताया, ठीक है ना, और इंडिपेंडेंट वाला भी केस इसमें सामने लिखा हुआ है, आ गया। जो इस तरीके से रिप्रेजेंट ना कर सकता वो क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो वो हो जाता है आपका क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, बात खत्म। ओके, जरा आगे चल के देखिए। नेक्स्ट थिंग इज डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। अब ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करनी है मैट्रिक्स मेथड, कुछ दिक्कत नहीं है, इसी चीज के लिए तो पढ़ रहे थे रैंक। अब समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि भाई रैंक भी कहीं और यूज होगी, इसी चीज के लिए पढ़ रहे थे रैंक। अब जरा पढ़ो क्या लिखा है ऊपर लिखा है सर, इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन वेक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा सर, अब चीज समझ में आई कि रैंक पढ़ रहे थे, यानी कि रैंक आपको क्या बताती है, रैंक टेल्स द नंबर ऑफ, अगर मान लो रैंक 3 है तो रैंक क्या बताएगी आपको कि भैया 3 आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, ठीक है ना। अगर रैंक 2 है तो बताएगी आपके 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, ठीक है ना। रैंक वाले तो सिर्फ एक ही है ऐसा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी दोनों डिपेंडेंट है, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। तो रैंक टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है ना, कि कितने वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो बताते हैं आपको क्या, रैंक बताती है। सो इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल है, बहुत ही खूबसूरत सा एक कहानी बना देते हैं एक बार जरा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बना देते हैं कोई सी भी ना, ए बी सी इस तरीके से करके बना दे रहे हैं भाई, डी ई एफ लाइक दिस, ओके, जी एच आई, सिंपल, एक सिंपल सी मैट्रिक्स बना दी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लाइक दिस, एक सिंपल सी मैट्रिक्स बना दी, एक सिंपल सी मैट्रिक्स बना दी। अब ये सिंपल सी मैट्रिक्स बनाइए, इसमें हो क्या है, इसमें हो सिर्फ इतना सा रहा है कि भाई मान क्या रहे हैं, कहानी पूरी माना क्या मतलब कहानी है कि इसके अंदर वेक्टर है, कितने वेक्टर होंगे, अच्छा ये मतलब इसमें वेक्टर कितने होंगे, यस कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे, कॉलम वेक्टर्स आते हैं। सर कौन से वेक्टर, रो वेक्टर की बात करो चाहे कॉलम वेक्टर की बात करो, कोई बात नहीं, कॉलम वेक्टर की बात करने तो कितने वेक्टर दिख रहे हैं सर, 3 वेक्टर दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ 3 वेक्टर दिख रहे हैं सर, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है सर, ठीक है ना। तो 3 वेक्टर है, कितने वेक्टर है यहाँ पे, 3 vectors are there, 3 vectors are there, ओके बढ़िया, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स अगर दिख रहे हैं यहाँ पे तो क्या करना होगा, इसकी रैंक निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्या निकाल लेते हैं, इसकी रैंक निकाल लेते हैं। अब अगर इसकी रैंक सपोज दैट इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए, ये कितनी आ जाती है, मान लो इसकी रैंक भी क्या आती है, इफ द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑफ द गिवन वेक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर इसकी रैंक भी कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। सपोज दैट इफ अगर रैंक भी इसकी 3 आ जाती है, आ गई इसकी रैंक 3, तो ये कहा जाएगा दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये कहा जाएगा कि अगर मान लो ये वाला वेक्टर था आपका x1, ये वाला वेक्टर था आपका x2 और ये वाला वेक्टर था x3 और ये भी ऑफ कोर्स ये 3 वेक्टर्स है आपके पास, तो फिर
ये कहा जाएगा कि तीनों के तीनों जो वेक्टर हैं आपके ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मींस हियर x1 x2 एंड x3 आर कैसे हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। x1 x2 x3 एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये है आपका मैट्रिक्स का तरीका जिस तरीके से आप निकालते हो, इसलिए आप रैंक निकाल लो। सिंपल सी बात है ना, रैंक यानी कि रैंक क्या बताती है आपको, रैंक टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, तो यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो 3 है और रैंक भी आपकी और वेक्टर की इक्वल आ गई, तो फिर ये अगर इसकी रैंक 2 आ जाती तो, अगर इसकी रैंक 2 आ जाती तो ये बताता कि भैया कोई से भी 2, इन 3 में से कोई से भी 2 आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एक आपका क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। होपफुली ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। कोई इश्यू तो नहीं है? बहुत ही सही, बहुत ही सही। आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। Yes, the next point is if the rank of the matrix of the given vectors of course matrix किससे बनी होती है, वेक्टर से बनी होती है। Okay, if the rank of the matrix of the given vectors is less than the number of vectors, then the vectors are linearly dependent. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी कि जैसे मैंने बताया वहां पे, अगर रैंक वहां पे 3 ना आके 2 आ जाती तो क्या हो जाता है, वेक्टर क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कोई से 2 वेक्टर आपके हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, कोई ना कोई एक मतलब हो जाता है डिपेंडेंट। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका कहानी। अगली चीज है एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, ये लैम्डा है यहाँ पे, उल्टा ही बन रहा है यहाँ पे, टाइपो एरर है मेबी। लैम्डा फॉर व्हिच फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो भाई वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है जिसके लिए ये वेक्टर क्या है, यहाँ पे 2 लैम्डा है ना, ये 3 वेक्टर दे दी उसने, x1 x2 x3 कैसे वेक्टर है? पहली चीज कैसे वेक्टर है? ये है सर कॉलम वेक्टर्स। सो कॉलम वेक्टर्स x1 x2 x3 क्या हो जाए आपस में, क्या हो जाए आपस में, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, है ना, ये बोला ना वो, लीनियरली हाँ डिपेंडेंट हो जाए, ऐसी वैल्यू निकालो लैम्डा की। अच्छा सर, तो x1 x2 x3 अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, हम सिर्फ फिर एक एक वेक्टर को चेक करेंगे क्या रख के, इतना टाइम है क्या? अब समझ में आया कि रैंक क्यों निकाल देते, अब समझ में आया क्योंकि अगर एक एक को इस तरीके से अलग अलग हम वैल्यू चेक करने बैठेंगे, सर कोई लैम्डा सोचूं मैं कोई वैल्यू 2 3 और फिर उसके बाद में काम करूं, कैसे काम चलेगा क्या? ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा ऐसे काम? ऐसे काम इसलिए नहीं चल पाएगा मेरे भाई क्योंकि कितने सारे नंबर सोच लोगे, क्योंकि कितने सारे नंबर्स में एनालाइज कर लोगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कितने सारे नंबर में एनालाइज कर लोगे, तो आराम से ज्यादा नंबर्स में एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से इसको किसके थ्रू चेक कर लेंगे, मैट्रिसेस मेथड के थ्रू। कैसे चेक करेंगे सर? सर एक चीज मेरे को पता है कि अगर इन वेक्टर से बनी मैट्रिक्स, ये जो वेक्टर है इन वेक्टर से कोई ना कोई मैट्रिक्स बनी होगी, है ना, वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी सर, x1 x2 x3, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कॉलम वेक्टर से बनी मैट्रिक्स इस तरीके से होगी। सर अभी जो ये मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, अगर किसी तरीके से, कितने हैं अननोन वेक्टर, कितने हैं, हाँ जी कितने वेक्टर है बताना जरा मेरे को, वेक्टर है 3, वेक्टर है 3। तो सर इस जो मैट्रिक्स की रैंक है, ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसकी जो रैंक है, अगर वो 3 से क्या हो जाए, कम हो जाए, अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर ये रैंक 3 से कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, अभी तो पढ़ा ना, इसका मतलब होगा कि वेक्टर कैसे होंगे, ये इट इंप्लाइज दैट x1, है ना, ये जो चीज है ये आपकी इंप्लाई करेगी क्या कि x1 x2 x3 जो आपके 3 वेक्टर हैं कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। अरे यही तो पढ़ के आया ना अभी भी पीछे। अब जरा हर चीज को इसके साथ जोड़ दो, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हर चीज को उठाओ और इसके साथ जोड़ दो, बात खत्म। कैसे जोड़ लोगे सर? क्या करना है, पहले जब मैट्रिक्स बना लेते हैं सर, है ना, पहले जब मैट्रिक्स बना लें तो जरा वो मैट्रिक्स ए देख ले, जरा कौन सी मैट्रिक्स होगी वही, बिल्कुल देख लो। मैट्रिक्स होगी 1 2 लैम्डा, 1 2 लैम्डा,
ठीक है, और क्या होगी -2 4 एंड 3, ठीक है, और क्या होगी 3 4 एंड 2 लैम्डा, 3 4 एंड 2 लैम्डा, ठीक है। अब क्या करना है, अब निकालनी है इसकी रैंक, और रैंक ऐसे निकालनी है कि रैंक जो है इसकी क्या हो जाए, 3 से कम हो जाए, यानी कि एक किसी भी रो को बना देना है क्या 0। ऑब्वियसली लैम्डा वाली रो को क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, ऑब्वियसली लैम्डा वाली रो को 0 बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, रो एचेलॉन फॉर्म में लेकर के आके और वो चीजें करके, है ना। अब सर हमें तो लग रहा है सर रो एचेलॉन फॉर्म में मुश्किल हो जाएगी। अरे तभी तो तुम्हें मैंने दोनों मेथड बताए थे, तभी तो दोनों मेथड बताए हैं, क्योंकि जैसा जैसा लगे ना वैसा ही काम कर देना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन में वो बोलता, अगर मेरे को रो एचेलॉन फॉर्म से आसान लगता मैं कर देता, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है इससे भी, बट स्टिल यू कैन डू बाय रो एचेलॉन आल्सो, ठीक है ना। आप इसको रिड्यूस करते रहो, रो के ऑपरेशन लगाते रहो, और देखो जरा इसके अंदर कि आपका ये बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ये आपका बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। रो के ऑपरेशन लगाते रहो और देखते रहो, ओके। अब अगर रो के ऑपरेशन लगाने के बाद भी आपका ऑफ कोर्स बनेगा जरूर, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, सर मैं जानता हूं कि अगर इस मैट्रिक्स का ऑफ कोर्स ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी कि क्या निकाल सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मैं जानता हूं सर अगर इसका डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, है समझ में आ रही है ना बात, नहीं आ रही है, 0 हो जाए तो जाहिर सी बात है कि सर रैंक ऑफ ए, अरे यार अब मैं हर चीज को कनेक्ट कर दे रहा हूं, रैंक ऑफ ए 3 तो नहीं होगी, 3 से कम ही होगी। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, 3 से कम ही होगी। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स मैट्रिक्स मेथड से जो आपका क्या कहते हैं सब स्पेस मैट्रिक्स से जो मेथड था, आपका सब मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स में क्या बताया था, रैंक क्या होती है, रैंक वो नंबर r होता है, रैंक वो नंबर r होता है, मिनिमम नंबर r होता है, जहां पे आपका जो आप यहाँ पे सब मैट्रिक्स निकालते हो, स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालते हो, वो सबसे छोटी मतलब कि सबसे बड़े वाली स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आपकी अगर 0 आ जाए, मतलब कि ऐसा r सबसे छोटा नंबर जिसके ऑर्डर की सब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ जाए, जिसके ऑर्डर की सब स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए 0, यही तो था। तो बिल्कुल जरा यहाँ पे देखो, तो अगर 3x3 का 0 आ गया, यानी कि रैंक इसकी 3 तो नहीं हो सकती, फिर हम क्या चेक करते थे, उसके हम चेक करते थे 2x2 वाला, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद आएगा, उसका हम चेक करते थे 2x2 वाला। यहाँ पे तो कुछ जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना देखना है कि रैंक ऑफ ए जो है वो 3 से कम हो जाए, ऐसी वैल्यू देखनी लैम्डा की कि जहां पे रैंक ऑफ ए जो है वो 3 से कम हो जाए। उसके लिए सिर्फ एक चीज चेक करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्या चीज चेक करेंगे, सिर्फ इतना चेक कर लेंगे कि भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 0 हो जाए, बात खत्म। क्योंकि जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता है, रैंक ऑफ ए ऑटोमेटिकली 3 से कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 3 से कम हो जाएगी, फॉर श्योर कम हो जाएगी। तो अपना बस आराम से निकालो और आराम से तो चेक कर लो कि कम हो रही है नहीं हो रही, पता चल जाएगा आराम से। यस, इजीली कम हो जाएगी भाई, इजीली कम हो जाएगी, देखना सर। तो अब यहां से तो चीजें इजीली फाइंड होगी। तो क्या करना है सर, फाइनली क्या करना है सर, फाइनली इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, और उसको 0 के इक्वेट करना है, और उसको किसके इक्वेट कर देना है, 0 के इक्वेट कर देना है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन निकालनी है। यहाँ पे इसको करने के बाद जो वैल्यू लैम्डा की आ जाए, बस वही वैल्यू लैम्डा की, जहां पे ये जो वेक्टर्स हैं क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए भाई। ओके, इतनी मेहनत से इस चीज को कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखिए जरा किस तरह से कह रहा है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो और उसको 0 के इक्वेट कर दो। कितना है भाई, कितना है, ये निकाल लेंगे, बिल्कुल सर निकाल लेंगे। कैसे आएगा सर, साइन लिख देंगे सर ऊपर, प्लस माइनस प्लस, है ना, याद है कैसे निकाल देते हो, 1 into 4 into 2 लैम्डा, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा लिख दूं, 8 लैम्डा माइनस के 12, 8 लैम्डा माइनस के 12, उसके बाद क्या था, माइनस और माइनस फिर से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट लिख दिया प्लस का 2, ठीक है। आगे क्या आएगा सर, आगे क्या आएगा सर, ये वाला कॉलम छुपा देंगे, ये वाली रो छुपा देंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 into 2 4 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा इधर, बहुत बढ़िया, ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, तीसरा क्या है, प्लस, प्लस का कितना आ जाएगा सर 3, प्लस का आ जाएगा सर 3,
ये कॉलम छुपा लेंगे, ये रो छुपा लेंगे, कितना आ जाएगा 3 into 2 6 3 into 2 6 माइनस के 4 लैम्डा 6 माइनस के 4 लैम्डा। ठीक है, क्लियर, बात खत्म। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 लैम्डा से 4 लैम्डा तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, ये तो गाली करते, कितना बचा 8 लैम्डा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस के 4 कितना आ जाएगा माइनस के 12 लैम्डा। तो माइनस के 12 लैम्डा और प्लस का 8 लैम्डा कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको 0 के इक्वल करना मत भूलना, है ना, इसी को तो 0 के इक्वल कर रहे हो, हाँ इसको 0 के इक्वल करना मत भूलना। ठीक है, तो 8 लैम्डा और माइनस के 12 लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस के 4 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 4 लैम्डा, जब यहाँ पे माइनस के 12 एंड ऑफ कोर्स प्लस के 18, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, तो माइनस के 12 प्लस के 18 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 6 आ जाएगा, इट इज प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, लाइक दिस, क्लियर। सो यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6/4, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/2। सो लैम्डा की वो वैल्यू है 3/2, जहां पे आपके ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, लीनियरली, ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, चाहे तो रट के देख लो। अब क्या करना है, घर पे आराम से घर पे बैठो, ऑफ कोर्स क्या करना है, इस चीज को आपको सिंपल लैम्डा की वैल्यू 3/2 रख के देख लेना इन वेक्टर्स में। तो जैसे आप 3/2 रखते हो तो ये क्या मिल जाएगा आपको 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3/2 रखा तो सर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 4 3 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना आपस में इनका रिलेशन आपको मिल जाएगा, एक दूसरे वेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर देंगे लाइक दिस। होपफुली यू आर गेटिंग इट, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, बहुत सही। तो ये जो है ना, ये जो वेक्टर्स वगैरह नाम सुनते हैं, अरे जब मैं भी सुनता था अपने कॉलेज टाइम में था मैं, तो मेरे को भी लगता था सर ये क्या है, ये मतलब इतना खतरनाक सा क्या सर, वेक्टर कहां से ये आ गया मैट्रिसेस के अंदर, लीनियर अलजेब्रा कहां से आ गया। अरे कहीं से नहीं आया बेटा, सिंपल है। देखो मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है अगर समझ में आए तो, बहुत कठिन है अगर समझ में आए तो सिंपल सी बात है। अगर पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, समझेंगे, कंटेंट अच्छा होगा और समझने में हमारा इंटरेस्ट होगा तो चीजें आसान होती चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं।